welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेस। हम ऑलरेडी जीएसटी बिल को पूरी अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या होता है और उसके एग्जांपल्स भी समझ चुके हैं, और अब हम उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, जीएसटी के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर कवर किए हैं। देखते हैं, ऑलमोस्ट 70 के अराउंड क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में। इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1st 2017। इंडिया हैज़ चूजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। किसका जो डुअल जीएसटी मॉडल चूज़ किया है इंडिया ने? आपको पता है डुअल जीएसटी मॉडल होता क्या है? डुअल जीएसटी का मतलब कि कनाडा में सबसे पहले यूज़ हुआ था ये वाला, और इसके अंदर होता है स्टेट का टैक्स, स्टेट इन जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, इसलिए इसको बोला गया है डुअल जीएसटी। तो ये सबसे पहले हुआ था कनाडा में, तो उन्हीं का सी ऑप्शन है यहाँ पर, वही चूज़ किया है यहाँ पर। हाउ मेनी कंट्रीज हैव डुअल जीएसटी मॉडल्स? अब तक कितनी कंट्रीज़ में डुअल जीएसटी मॉडल है? 5, 8, 10, 14 या नन ऑफ दीज? अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री में डुअल जीएसटी मॉडल है, वो है किसमें? कनाडा में। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि एक ही कंट्री में है और डुअल जीएसटी रिजाइम के अंदर आता है सेंट्रल का और स्टेट का जीएसटी। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी? फ्रांस में हुआ था ये 1954 में। ठीक है। अराउंड हाउ मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड? कितनी कंट्रीज अब तक अडॉप्ट कर चुकी है जीएसटी को? 160, 160 कंट्रीज। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैक्सिमम जीएसटी टैक्स स्लैब? सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स स्लैब किस कंट्रीज़ में है? इंडिया में ही है फ्रेंड्स। देखो, इंडिया हैज़ मैक्सिमम टैक्स स्लैब 28% कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है। विच ऑफ द कंट्री हैज़ सेकेंड हाईएस्ट टैक्स स्लैब? अब इंडिया से पहले किसके पास है सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब? 27% है। अर्जेंटीना में हैज़ हाईएस्ट टैक्स स्लैब। ओके। इंडियन जीएसटी मॉडल हैज़ डैश रेट स्ट्रक्चर। कितने रेट स्ट्रक्चर है यहाँ पर? आपको पता है 5%, 12%, 18% है, 28%। तो कितने हुए? 4 टैक्स स्लैब्स हैं यहाँ पर इंडिया में। हाउ मैनी टाइप ऑफ टैक्स विल बी इन इंडियन जीएसटी? कितने तरीके के टेस्ट होंगे? एक तो होगा सेंट्रल जीएसटी, एक होगा स्टेट और एक होगा आईजीएसटी। तो यानी कि कितने टाइप के टैक्स होगा यहाँ पर? 3 टाइप्स के। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? आईजीएसटी में आई किसके लिए कहा जाता है? ये कहा जाएगा इंटीग्रेटेड। यहाँ पर इंट्रा या इंटर बोल सकते हैं, कोई लोग इंटर बोल सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। द टैक्स जीएसटी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कौन सा चार्ज करेगी? सेंट्रल, ऑफ कोर्स सेंट्रल आंसर होगा इसका। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईजीएसटी के अंदर सबसे ज़्यादा रेट कौन सा वाला है? हमें पता है 28% है। इंडिया में जीएसटी सबसे पहले प्रपोज कब हुआ था? इंडिया में जीएसटी प्रपोज हुआ था 2000 में। हम पहले प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं इस बात को। जीएसटी इज डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किसके ऊपर आधारित है कि अगर गुड्स और सर्विसेज को कहाँ पे कंज्यूम किया जाए? डेस्टिनेशन के ऊपर, यानी कि जहाँ पर वो पहुँचेगी उसके ऊपर आधारित है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कम कर दिया जाए, एलिमिनेट एक्सेसिव टैक्सेशन, इसलिए यहाँ पर डेस्टिनेशन बेस है ये जीएसटी। जीएसटी कम अंडर विच अमेंडमेंट बिल? कौन से अमेंडमेंट बिल में जीएसटी हमारा लागू हुआ है? 122। ठीक है। अंडर विच एक्ट जीएसटी इंट्रोड्यूस? कौन से एक्ट में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था? 101, 101। जीएसटी काउंसिल, इसको याद करने का हमें पता है, सगनों वाला है 101। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर? कौन से आर्टिकल नंबर पे बेस्ड था? 279A। ठीक है, 279A। हेडक्वार्टर है जीएसटी काउंसिल का कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। हु इज चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। कौन है यहाँ पर? अरुण जेटली है करंट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, अरुण जेटली। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ही फाइनेंस मिनिस्टर के पास है चेयरमैनशिप जीएसटी की। डैश इज जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर के पैनल के? कौन चेयरमैन है? वेस्ट बंगाल से है अमित मिश्रा जी, फाइनेंस मिनिस्टर है तो इसलिए यहाँ पर आएगा आंसर अमित मिश्रा, ए।
डैश इज द फर्स्ट स्टेज टू रेटिफाई जीएसटी बिल। सबसे पहले रेटिफाई किन्होंने किया था जीएसटी बिल को? असम में। डैश इज द फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल। सबसे पहले कहाँ पास हुआ था जीएसटी बिल? तेलंगाना में। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज डैश लाख। कितने लाख थ्रेशोल्ड लिमिट करी गई है? 10 लाख। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि यहाँ पर जो साइड वाले इंडिया है यहाँ पर 10 लाख तक की है लिमिट, कि 10 लाख से ज़्यादा अगर जिसकी टर्नओवर होगी तो उनको जीएसटी करना ज़रूरी है एनरोल। और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 20 लाख है ये इन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर जीएसटी थ्रेशोल्ड नॉर्दर्न स्टेट्स का अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा? 10 लाख। ठीक है। जीएसटी थ्रेशोल्ड फॉर नॉर्मल, अब नॉर्थ ईस्टर्न की जगह अब क्या आ गया? नॉर्मल स्टेट्स। तो यहाँ पर 20 लाख है। ठीक है। जीएसटी अप्लाई कर रहा है टर्नओवर 20 लाख के लिए, लिमिट है 10 लाख इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जो कि पहले वैट के केस में होती थी 10 लाख और 5 लाख। वैट में ये होती थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम अनाउंस दैट एवरी ईयर डैश विल बी कंसिडर एज जीएसटी डे। कौन सा दिन मनाया जाएगा जीएसटी डे के ऊपर हर साल? जुलाई 1, क्योंकि जुलाई 1 पे भी जीएसटी अनाउंस हुआ है और लागू हुआ है। स्मार्टफोन कितने परसेंट पे टैक्स करेंगे? 18% पे। ये हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कितना कितना टैक्स किस पे लगेगा। अंडर जीएसटी इंश्योरेंस टैक्स, इंश्योरेंस पे कितना टैक्स लगेगा? 18%। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसके लिए। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके जो है बेस्ड सेक्शन पे। ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाईज कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ सप्लाई? कौन कौन से तरीके की सप्लाई इसके अंदर कवर है? जो उसके अंदर कंसिडरेशन मिलता है, यानी कि जो मॉनेटरी से रिलेटेड है वो भी, और बिना मॉनेटरी से रिलेटेड भी, कंसिडरेशन के रिलेटेड भी। ठीक है। बार्टर सिस्टम वगैरह भी सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका मतलब कौन सा हुआ? सप्लाई विद कंसिडरेशन एंड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, बोथ ऑफ अबव। ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर डिफरिंग कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को कौन से फैक्टर डिस्टिंग्विश करते हैं? मतलब कौन से फैक्टर बताते हैं कि ये अलग अलग है? नेचर ऑफ बंडलिंग, दैट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल। कौन सी आर्टिफिशियल है या कौन सी नेचुरल है उससे पता चल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, कि किस इसमें मेन सप्लाई है या नहीं है, मेन जो पहले वाली सप्लाई है या नहीं। तो इसका आंसर होगा, ये दोनों ही बता पाएंगे कि कौन सी सप्लाई है। ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? व्हाट आर द टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? एक ही स्टेट के अंदर अंदर के लिए कौन सा टैक्स लगेगा? आपको मैंने पहले भी बता दिया, सिखा दिया अच्छे से कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमारा आंसर ये दोनों होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, जीएसटी नहीं बोला, सीजीएसटी के अंदर प्रिस्क्राइब रेट है मैक्सिमम 20%। Who will notify the rate of tax to be levied under CGST? CGST के अंदर कौन नोटिफाई करेगा कि कितना रेट लग रहा है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो आएगा आपका डी, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी सीजीएसटी के लिए, और वो भी कहाँ, कब? रिकमेंडेशन पे जीएसटी काउंसिल के। ठीक है। वट आर सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई? किस में रिवर्स चार्ज लगेगा? आपको पता है कि जब एक पर्सन ने दे दिया वो अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगता है। नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बहुत गुड्स और सर्विसेज के दोनों के नोटिफाइड कैटेगरी पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और दूसरा, जब एक पर्सन अनरजिस्टर्ड है, उसने खुद तो दिया नहीं जीएसटी, तो अब आपको ही उसका देना पड़ेगा, तो वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स विल बी लिविड इन ऑन इम्पोर्ट? इम्पोर्ट्स के ऊपर कौन सा वाला लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा इम्पोर्ट्स के ऊपर। Which of the following tax would be levied on अंदरूनी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ये हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स, बोथ ऑफ द अबव। तो इसके अंदर इंट्रा स्टेट के अंदर कौन सा लगेगा? एक तो यूनियन टेरिटरी टैक्स का मतलब होता है वही एसजीएसटी, तो ये दोनों ही लगेंगे। अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तब भी आपको पता चल जाएगा। इज देयर एनी मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर यूटी
जीएसटी यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी के अंदर कौन सा मैक्सिमम है, हमने अभी समझा था 20% है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन लेवी का सेक्शन है 10, इसके अंदर कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर दिस टैक्स। इनमें से कोई भी नहीं है एक्चुअली। कौन से पर्सन ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर दोबारा से याद दिला देती हूँ कि अगर कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर एक पर्सन सिर्फ अपनी ही स्टेट के अंदर ही करता है अपना वर्क, तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है। उसका होना चाहिए टर्नओवर 75 लाख से कम होना चाहिए। और भी बहुत सारी कंडीशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। विच इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कितनी टर्नओवर होनी चाहिए पिछले साल के अंदर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए? 50 लाख, तो आई गेस ये 75 लाख है अब, तो इसको सही कर लीजिएगा। What is rate acceptable under CGST to register person being a manufacturer opting to pay tax under composition scheme? अगर हम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देते हैं तो CGST को रेट जो एप्लीकेबल होता है रजिस्टर्ड पर्सन का, तो वो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट अंडर CGST टू रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग हेटलायर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होटलियर है तो उसको कितना लगेगा टैक्स, उसको लगेगा 2.5%। What is the rate applicable under CGST to registered person opting for tax under composite scheme not being manufacturer of hotelier? hotelier का कोई मैन्युफैक्चर नहीं है तो उसको कितना लगेगा, उसको लगेगा सिर्फ 0.5%। कैन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर वन आउट ऑफ हिज 3 बिजनेस व्हीकल हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर एक पर्सन का खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर है तो वो क्या किसी एक के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? 3 बिजनेस है अगर उसके तो नहीं ले सकता, ठीक है। कैन कंपोजिशन स्कीम अवेल्ड इफ रजिस्टर्ड पर्सन अफेक्ट इंटर स्टेट सप्लाईज। अगर एक पर्सन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो क्या वो कंपोजिशन ले सकता है? मैंने अभी बताया कि एक ही स्टेट के अंदर अंदर पर्सन ले सकता है, तो यहाँ पर नो आंसर आएगा। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या वो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? नहीं ले सकता। ये भी उसकी कंडीशन में से एक ही है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो टैक्स रेट कम दे रहा है। इस केस में 0.5 से लेकर 2.5% तक ही टैक्स है सिर्फ, ठीक है। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई। क्या वो जो बाहर सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर टैक्स ले सकता है लोगों से? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे उसका खुद का टैक्स बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्टिंग फॉर जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता अपनी सप्लाईज में, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूटेशन करनी है तो क्या इसमें से नहीं है? तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो एग्रीगेट में होगा टैक्सेबल सप्लाईज होगी, और वो वाली सप्लाईज भी होंगी जो कि एग्जाम्प्ट है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो भी होंगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इसमें होंगी। और कौन सी नहीं होगी इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड? वैल्यू इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जिसके ऊपर एक पर्सन ऑलरेडी रिवर्स चार्ज के बेस पे टैक्स पे कर चुका है, सिर्फ वही नहीं होंगी इसमें कैलकुलेट, बाकी सब होंगी, ठीक है। What will happen if turnover of registered person opting to pay tax under composition scheme during the year 2017 and 18 cross रुपीज़ 50 लाख? अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाए उसकी टर्नओवर तो वो क्या करेगा? तो उसको कंपोजिशन स्कीम के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको एकदम से उसका कंपोजिशन स्कीम ख़त्म हो जाएगी। तो ही विल सीज टू रिमेन अंडर कंपोजिशन स्कीम विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन आपका लगता है 22 से 30, तो इसको देखते हैं। हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख इज़ कैलकुलेटेड। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख कैसे कैलकुलेट होंगी? ये होंगी सीधा यही समझ लेते हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ओल्ड टैक्सेबल सप्लाई। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई होंगी वो भी आएगी इसमें। जो एग्जाम्प्ट होगी सप्लाईज
जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो भी आएंगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आएगी। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगी। फॉर पर्सन हैविंग सेम पैन कंप्यूटेड ऑन डेटा बेसिस ऑन इंडिया बेसिस एंड एक्सक्लूडिंग, इसमें सिर्फ कौन सी नहीं आएगी, एक्सक्लूडिंग टैक्स इफ़ एनी चार्ज अंडर CGST, SGST एक्ट, IGST टैक्स, जिसमें ऑलरेडी टैक्स देख चुके हैं वो वाली इसमें नहीं आएंगी सिर्फ, ठीक है। और हमने एक और समझी थी कि जिसमें ऑलरेडी रिवर्स चार्ज के थ्रू पैसा लग चुका है, दे चुके हैं चार्ज, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। वेदर ऑल पर्सन आर मैंडेटरी टू रिक्वायर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या सबको ज़रूरी है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। इफ़ एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको GST के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट सर्विसेज, जिनके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं है, जो जिन पे 0% टैक्स है तो उनको भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर अदर इफ स्पेसिफाइड देयर शोल्ड लिमिट एक्सीड इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर स्पेसिफाई किया गया है कि वो नहीं होंगे इसमें इंक्लूड तो वो भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? अ पर्सन कांट कलेक्ट टैक्स अनलेस ही इज़ रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है तभी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट बी लाइबल टू कलेक्ट टैक्स इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, ये देखो ये तो है, अगर हमने GST रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और हमारी एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है 20 लाख से या 10 लाख से, जैसे भी केस है, तो हम ऑफ कोर्स ले सकते हैं टैक्स। तो यहाँ पर लिखा है नॉट लाइबल टू कलेक्ट द टैक्स, वो नहीं कलेक्ट कर सकता टैक्स, तो ये गलत है। पर्सन कैन कलेक्ट द टैक्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नहीं, जब तक उसका पक्का वाला रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक वो अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ए आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आर यूज फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा फॉर्म यूज़ होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? तो ये होगा फॉर्म GST REG रजिस्ट्रेशन के लिए 01, ठीक है, सिर्फ ये ही नहीं है 01 भी है इसके साथ। विद इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कितने दिनों तक वो अप्लाई कर सकता है, कितने दिनों में वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से वो हो गया लाइबल कि हाँ उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। पर्सन हैविंग डैश बिजनेस वर्टिकल्स इन स्टेट एंड ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल, अगर उसके पास बहुत सारे वो काम कर रहा है एक स्टेट के अंदर, बहुत सारे उसके वर्टिकल्स हैं, तो वो क्या वो कर सकता है? बहुत सारे का मतलब मल्टीपल, और वो करवा सकता है, सबके लिए अलग अलग करवा सकता है, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है। शैल का मतलब है ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, वो करवा सकता है अगर उसका मन है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं, आप खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो ये गलत है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लाइबल टू कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन ऑफ GST, नहीं, अगर वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो वो सभी प्रोविजंस के अंदर वो कंप्लाई कर सकता है, ये भी गलत है। ए पर्सन में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड शैल कंप्लाई विद ऑल प्रोविजंस, तो यस, यहाँ पर हम सही स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वो खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको रजिस्टर करवाना है किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, और उसके सभी प्रोविजंस के साथ वो कंप्लाई करेंगे, तो सी आंसर होगा। पैन इशूड अंडर द इनकम टैक्स इज़ मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट लिस्टेड, ये लिस्टेड डॉक्यूमेंट है, यस, बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में बी ग्रांटेड रजिस्टर ऑन बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, अगर किसी के पास पैन नहीं है तो वो रजिस्टर करा सकता है फिर भी दूसरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो आपका ये ठीक है, ठीक है। ये जब बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि ये ज़रूरी होना ही चाहिए। नो फॉर पर्सन who are required to deduct tax under section 51 shall have tan in lieu of pan, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इन कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या ई कॉमर्स को ज़रूरी है? यस, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि ई कॉमर्स इंटरनेट पे जो भी अपना सामान बेच रहे हैं उन सबको ज़रूरी है किसी भी केस में। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कितने साल चलेगा? वैलिडिटी इसका पूरा फुल लाइफ है जब तक उसको कैंसिल ना कर दे, तो वैलिडिटी टिल इट इज़ कैंसल्ड, जब तक कैंसिल ना हो जाए तब तक वो पूरा वैलिड रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स 51 शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रीशोल्ड स्पेसिफाइड। जितनी भी थ्रीशोल्ड है उसके, जैसे कि 20 लाख और 10 लाख है, उसके अलावा जिसको भी अगर 51 सेक्शन में टैक्स देना है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ये ठीक है। अ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रीशोल्ड स्पेसिफाइड। जिसको कलेक्ट करना ही करना है टैक्स, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रीशोल्ड स्पेसिफाइड। यस, जितने भी हमने समझ लिया, ई कॉमर्स पे, इंटरनेट पे बेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सबको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये सभी सही है। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू obtain registration if he is required to pay tax under reverse charge and he is not taxable supplied made। अगर उसने रिवर्स चार्ज में पैसा दिया है, देना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमें बतानी है कि सही है या गलत। तो यस, ये स्टेटमेंट तो गलत है। इफ़ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर किसी को रिवर्स चार्ज देना का है, उसको देना ही पड़ेगा, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। 13th है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो एनआरआईज हैं उनको और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है उनके लिए वो कितनी है? 90 डेज ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यस 90 दिन। पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी उसमें स्पेसिफाई होगा उतना, तो ठीक है। और इनसे अर्लीस्ट ऑफ ए और बी, और इनसे, इनमें से जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर है आपका। विच ऑफ फॉलोइंग रिक्वायर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? किस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में चेंजेस चाहिए, रिक्वायर है अमेंडमेंट के लिए? चेंज ऑफ नेम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जिसने रजिस्टर कराया है उसका नाम चेंज हो गया है। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है। स्विचिंग ऑफ अगर एक पर्सन एक नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन पे जा रहा है या फिर कंपोजिशन से नॉर्मल पे आ रहा है, तब भी उसको चेंज कराना ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ अबव। व्हेन कैन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन बी कैंसिल? अगर किसी ने खुद ही रजिस्टर कराया, वो कैंसिल कब होगा? इफ़ पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, तब। बिजनेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड ट्रांसफर्ड फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से वो ख़त्म कर दिया गया है, बंद कर दिया है, या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर आपने 6 महीनों तक या फिर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक आपने कंपोजिशन डीलर के केस में 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक या फिर 6 महीने तक रिटर्न ही नहीं भरी, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स आता है सेक्शन नंबर 35 में। बुक्ड एंड अदर रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 35 टू बी मेंशन्ड एट, कहाँ पे मेंशन होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा बुक्स और अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है। इन केस मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस है उसके, ठीक है, स्पेसिफाइड इन रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, द बुक अकाउंट शैल बी मेंशन्ड एट, वो कहाँ पे अकाउंट की बुक को कहाँ पे मेंशन किया जाएगा? हर एक प्लेस पे बिजनेस की, जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है। एक ही स्टेट में बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं उसके बिजनेस, तो ईच प्लेस ऑफ बिजनेस पर्टेनिंग टू सच प्लेस अलोन, एक ही प्लेस में जितने भी बिजनेस आप कर रहे हो सभी के अकाउंट्स में, बुक्स में वो लिखा जाएगा, मेंटेन होगा। ठीक है। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन, किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे? मैनुअली भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो डी आंसर हो गया। ऑफ द बिलो इवन इफ नॉट रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड, किसको ज़रूरत है रिकॉर्ड्स बनाने की? पहला तो जो इनके पास वेयर हाउस है, गोडाउन है, ऑनर ऑफ एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड, स्टोरेज से रिलेटेड है ये तीनों, वेयर हाउस, गोडाउन, ठीक है,
ऑल ऑफ अबव आएगा। इफ़ टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर गई है टर्नओवर, तो देन अकाउंट्स गेट ऑडिटेड बाय, वो किससे ऑडिट करवाए जाने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से। तो यस, इन दोनों से ही करवाने पड़ेंगे, सिर्फ एक से करवा के काम नहीं चलेगा। Account and record are required to maintain by every registered taxable person at his principal place of business। जहाँ पे भी उसका मेन बिजनेस है वहाँ पर कौन से वाले अकाउंट्स उसको बनाने पड़ेंगे? एक तो अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं वो गुड्स, उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए भी, यानी कि जो परचेज कर रहा है और जो सेल कर रहा है दोनों का कितनी स्टॉक है उसके पास, इसका भी। आउटपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिल रहा है उसको वो आउटपुट टैक्स से, टैक्स पेबल जितना भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है या पे कर दिया है वो, मतलब कि सभी पे आपको अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा सब कुछ। होपफुली आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज में फाइल्स में जाकर ले सकते हो, वहाँ पर भी मेनली मैंने सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, ले सकते हो मेरे ग्रुप से, नव क्लासेस। ठीक है, ऐसे ही देखते रहें। अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। Thank you. Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos. You can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.